तकरीबन 88,000 केस बनता है सर। आप इसमें एवरेज निकाल लीजिए, आप छोड़ दीजिए किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप एक बच्चे की एवरेज निकाल लीजिए। 88,000 बच्चा सर एट स्टेक है आपके। सिमिलर इज़ द केस विद द जजेस। हमारे फैमिली जजेस को साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें नहीं पता साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे कर सकता है। कि इसको यहाँ पे आप किसी कोर्ट में फैमिली में पेश होते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं, आपने तलाक क्यों दी थी? वो भाई तलाक दी थी, अच्छी थी, बुरी थी, मेरा हेड है कि आपका कोर्ट इसमें क्या कर सकती है जी, मैंने क्यों तलाक दी थी? आप मुझे तलाक की सज़ा देना चाहते हैं कि मैंने क्यों दी थी तलाक? कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कानून की तशरीह करना बहरहाल अदालतों का काम है, और लॉयर्स इसमें सबसे बड़ा रोल ये प्ले कर सकते हैं कि उनकी तशरीह कर सकते हैं। मसलन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कोई अपनी बोस्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन 1890 में गार्डियन वार्ड्स एक्ट आया सर, और 2016 तक ये कॉन्सेप्ट था कि इंटरिम ऑर्डर फॉर विजिटेशन इज़ नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। 2016 तक अपीलेबल ऑर्डर नहीं कंसिडर होता था, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कंसिडर होता था। सो 2017 CLC 1747 मेरा पहला केस रिपोर्ट हुआ था सर, और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि नहीं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर फॉर विजिटेशन इज़ एन अपीलेबल ऑर्डर, इट इज़ एन अपीलेबल ऑर्डर। और उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई। आप देखेंगे 2016 से पहले अगर आप पाकिस्तान लॉ साइट खोलें, आपको 2016 से पहले कोई इक्का दुक्का जजमेंट्स नज़र आती हैं जो विजिटेशन को अहाता किए हुए थी। वेयरएज़ इसका तकरीबन 22 से 23 जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स की जो विजिटेशन को एड्रेस कर रही हैं, जो उसकी मोडालिटीज़ तय कर रही हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो है सर कि लॉ या ग्रुप ऑफ लॉयर्स तो पाकिस्तान के जो बेसिक मसाइल हैं उन्हें बड़ी हद तक हल भी करवा सकते हैं और इनको एड्रेस भी कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लेजिस्लेचर उसके ऊपर लेजिस्लेशन करती है या नहीं करती। लॉ सेज दैट लॉ हेल्प्स द विजिलेंट। तो आपसे ज़्यादा, लॉयर से ज़्यादा विजिलेंट तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी सिटीज़न माशरे का हो सकता है, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करना मुनासिब समझें, अगर हम फ़ीस और अपनी जो ज़ाती एक प्रोफेशनल हमने कल्ट डेवलप किया उससे आगे निकल सकें, अगर हम समझें कि यार नहीं, हमें अल्लाह ने एक नेमत दी और हमें उस काम के लिए सिलेक्ट किया कि हम कुछ बेहतरी ला सकें, तो लॉयर्स तो बहुत बेहतरी ला सकते हैं सर। देखिए बेसिकली होता ये कि जब कस्टडी केसेस फाइल होते हैं फैमिली कोर्ट्स में, गार्डियन कोर्ट्स में, तो एक तो पिटीशन फाइल होती है सेक्शन 25 की कि जी हमें परमानेंट कस्टडी बच्चे की दे दीजिए। एक सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फाइल होती है कि जी हमें इंटरिम कस्टडी जब तक लिटिगेशन चल रही है वो दे दी जाए, और 99.9% केसेस में इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन कोर्ट्स डिसमिस कर देती हैं। और बड़ा टिपिकल से उनके 2-3 लाइनों का एक होता है ऑर्डर से कि एट दिस स्टेज दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टेज फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन, दिस इज़ डिसमिस्ड। हाउएवर petitioner is the father of the minor, therefore he is entitled to have an access with the minor to avoid estrangement. Therefore the mother is directed to produce the minor for 2 hours within the court premises on this and this date. ये एक हमारा प्रैक्टिस ऑर्डर की है। ये जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन है सर, ये इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन इंटीग्रल स्टेज है, जब तक लिटिगेशन फाइनल सेक्शन पर जिसकी नहीं डिसाइड होती तो सेक्शन 12 इंटरिम ऑर्डर कंसिडर होता है सर। इंटरिम ऑर्डर कह लें, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कह लें, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं सर। सेक्शन 14 है सर, जो सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट है सर, जो डील करता है पंजाब में अपील, राइट ऑफ अपील को। उसका सेक्शन 14 का सर आई थिंक सेक्शन 14(3) है या शायद 1 है, जो कैटेगोरिकली बार प्लेस करता है कि नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। अब ये सेक्शन 12 चूँकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, ऊपर से बार आ गई, सेक्शन 14(3) में है या शायद 1 में, वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये दोनों लॉज इन कंसोनेंस पढ़े जाते हैं सर, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट एंड फैमिली कोर्ट्स एक्ट। बेसिकली इट इज़ फैमिली कोर्ट्स एक्ट दैट रेगुलेट एंड दैट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। 1984 में सर एक अमेंडमेंट आई थी गार्डियन वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 47 के प्रोवाइजो में, सब सेक्शन J ऑफ सेक्शन 47 का प्रोवाइजो सर, एवरी ऑर्डर passed by a court below the court of first session judge is an appealable order। जब आप सेक्शन 47 को मिला के पढ़ते हैं सेक्शन 14(3) के तहत, तो अपील मेंटेनेबल हो जाती है। ये होल्ड कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1747 में, यानी 2017 CLC 1747 में, कि विजिटेशन के जो इंटरिम विजिटेशन के ड्यूरिंग पेंडेंसी जो लिटिगेशन है उसके इंटरिम विजिटेशन के जो ऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एंड दे कैन बी अपील्ड।
उसके तहत मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसे एंडोर्स किया और फिर उसके बाद दूसरी जजमेंट सर इसमें आई 2018 MLD 1592। उसमें भी हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि नहीं, मुलाकात के जो ऑर्डर्स हैं ये अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या कि आप डिनाउंस नहीं कर सकते। और इसने फिर एक दरवाज़ा खोल दिया सर, एक फ्लड गेट खोल दिया, जिसके तहत अपील्स भी फाइल हुई और मॉडिफाइड ऑर्डर्स मॉडिफाई भी हुए और होते जा रहे हैं सर। मैं तो समझता हूँ कि कस्टडी एप्लीकेशन फ़ाइल होनी ही नहीं चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आप कस्टडी लिटिगेशन में सर ट्रायल कोर्ट में मिनिमम एक एवरेज अगर निकालें तो वो कस्टडी केस कम से कम भी 3 से 5 साल चलता है सर, और एपेलेट कोर्ट में वो केस 2 या 2.5 साल बड़े आराम से निकाल जाता है। फिर इवेंचुअली हाई कोर्ट चला जाता है सर, हाई कोर्ट में वो केस आपका चलता रहेगा, कस्टडी 2-2.5 साल वहाँ पे भी निकल जाते हैं। अगर आपका बच्चा सर 5 साल का है और आपको 2 घंटे की मुलाकात की स्केजुअल कस्टडी केस में कोर्ट अलाउ कर देती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 15 साल के बाद या 10 साल के बाद आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए सर कि बच्चा माँ के पास रहे या बाप के पास रहे, बच्चा बहरहाल आप दोनों का रहेगा। और मेरी साइमल्टेनियसली ये भी अंडरस्टैंडिंग है सर कि ये आपका और आपके बच्चे का ताल्लुक़ है जो मैटर करता है सर, जो बॉन्ड है। आपका बच्चा अगर 10 साल की लिटिगेशन के बाद आपको 95 से डिसोन कर देता है तो आपके हिस्से में स्वाई घाटे के कुछ नहीं आया। अगर वही बच्चा आप लिटिगेशन में नहीं पढ़ते और आप कहते हैं कि ठीक है जी ये बच्चा मदर रखे और मैं एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस भी पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे घर की मुलाकात दे दी जाए और ओवरनाइट स्टेज दे दिए जाएँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर वो बच्चा बनिस्बत बेहतर बच्चों में शुमार होगा आज से 10 साल के बाद, जो दोनों पेरेंट्स तक ईजी एक्सेस रखता है सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखिए कि आप 10 साल की लिटिगेशन में, ये तो देखिए एकेडमिक बहस है ना जी, कि कस्टडी में सेक्शन 12 की एप्लीकेशन आई, फिर सेक्शन 15 की आ गई, फिर सेक्शन 17 की आ गई, और एक लिटिगेशन चल रही है और अपील दर अपील चल रही है, लिटिगेशन अप टिल सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। वो बेहतर है विद मिनिमम एक्सेस, या कस्टडी मदर को दे देना और साथ मैक्सिमम एट होम विजिटेशन राइट्स ले लेना बेहतर है। फैसला आपने करना है। मैं तो अपने जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि कोर्ट्स कस्टडी नहीं शिफ्ट करती, और कस्टडी शिफ्ट होती भी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको कस्टडी शिफ्ट करने के ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो आप मसलन अब हम एक एवरेज के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आपके लाहौर में सर तकरीबन 33 के करीब सर फैमिली कोर्ट्स हैं और 8 के करीब गार्डियन कोर्ट्स हैं, यानी मोर और लेस 41 के करीब कोर्ट्स हैं सर। हर फैमिली जज के पास 2200, 2000, 1800 यानी 1800, 2000, 2200 के करीब केसेस की एवरेज है पर महीना। सर आप एक एवरेज निकालिए, अगर 2200 केसेस हों और 41 जजेस हों तो ये कितने केस बनते हैं सर? तकरीबन एक महीने में तकरीबन 88,000 केस बनता है सर। आप इसमें एवरेज निकाल लीजिए, आप छोड़ दीजिए किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप एक बच्चे की एवरेज निकाल लीजिए। 88,000 बच्चा सर एट स्टेक है। 88,000 बच्चों को आप एक्सेस नहीं दे रही आपकी कोर्ट्स, वन रीज़न और दी अदर। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस, और कस्टडी नहीं शिफ्ट कर रही। आपको कस्टडी केसेस, मतलब मैं जैसे बात करूँ 41 केसेस हैं, 41 कोर्ट्स हैं सर। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इन 41 कोर्ट्स को विजिट कीजिए, आप देखिए कि इनकी 1 साल में इन्होंने कितनी कस्टडीज शिफ्ट की हैं। जो हमारे यहाँ मिथ्स डेवलप हुई नहीं है कि जी बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो कस्टडी शिफ्ट हो जाएगी, माँ दूसरी शादी कर लेगी तो कस्टडी शिफ्ट हो जाएगी, नहीं होती। कोर्ट्स कस्टडी नहीं शिफ्ट करती, मुमकिन ही नहीं है सर। और अगर एक कोर्ट कस्टडी शिफ्ट कर भी देती है तो अगली कोर्ट इमीडिएटली स्टे दे देती है, और वो स्टे चलता रहता है ता वक्त है कि बच्चा उस एज स्पैन से बाहर निकल जाए। आपके बच्चे की जितनी डेवलपमेंट है सर, वो डेवलपमेंट की एज है मैक्सिमम 9 साल। उस 9 साल में जो बच्चे ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है सो कर लिया है, आप उसकी उस शख्सियत को टच नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ एक और बड़ा एक डायलेमा कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए कि मैंने सर मसलन मैं अगर बात करूँ कि मैंने एज ए लॉयर मैंने कभी साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। सिमिलर इज़ द केस विद द जजेस। हमारे फैमिली जजेस को साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें नहीं पता साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो एक बहुत बड़ा इशू इन कॉन्टेक्ट डिनाइल के केसेस में सर 2 घंटे की मुलाकात 1 साल के बाद कोर्ट अलाउ कर देती है, और फिर दूसरा पेरेंट जिसने मुलाकात नहीं करानी, जो टग ऑफ वॉर में पड़ा हुआ है, जो ईगोज़ की जंग में पड़ा हुआ है, जिसने कसम खाई हुई है कि मैंने बच्चे की शक्ल नहीं देखने देनी बाप को, उसके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं
आप मुलाकात नहीं कर सकते, आपकी कोर्ट्स नहीं कॉर्सिव मैयर्स लेती आम तौर पे, सब्जेक्ट के हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन वगैरह आ जाए, और नहीं यार माँ है, माँ को नहीं हम कह सकते, हम क्या कर सकते हैं यार, हमें तो कुछ पता नहीं है, नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, अगली पेशी डाल देते हैं। अगली पेशी कम से कम 1 महीने की डाल देते हैं ताकि वो मामला न्यूट्रलाइज हो जाए। आपकी तौहीन अदालत का एक कॉन्सेप्ट है सर, तौहीन अदालत मुझे दिखा दीजिए फैमिली कोर्ट्स में कितनी कोर्ट्स ने फैमिली तौहीन अदालत में सज़ा दी है। आपको एक केस भी नहीं मिलेगा। एवरेज 88,000 केसेस के रफ एस्टिमेट है सर, इन 88,000 केसों में से 8800 केस भी आपको नहीं मिलेंगे जिसमें कोर्ट ने तौहीन अदालत में माँ को सजा दी हो। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। जो कोर्ट तौहीन अदालत में माँ को सजा नहीं दे रही, आपको लगता है वो माँ से बच्चा लेके आपको दे देगी? नो, नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। तो बजाय इसके कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें, नहीं जी मैंने बच्चा लेना है, आप छोड़ें, बच्चा दे दें उन्हें, आप लेने बच्चा, जहाँ सारी जा रही है वहाँ आधी छोड़ देनी चाहिए। आप एक्सेस पे फोकस करें, उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उस बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग डेवलप करें। वो बॉन्डिंग आपकी 2 घंटे की कोर्ट मुलाकात में मुमकिन ही नहीं है कि बन सके। देखिए मैं इसमें एक जैसे मैं साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट है साइकेट्रिक, इसमें साइकोलॉजी के हवाले से एक आर्टिकल मुझे पढ़ने का इत्फाक हुआ, और ये भी आर्टिकल एक ऑनरेबल जज है हमारे एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर में, वेरी लर्नेड पर्सन, उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन किया सर। और इस ऑर्डर को इस आर्टिकल में ये ऑथर हैं माइकल ई लैम्ब और जॉन बी कैली, और ये है, इसका टाइटल है सर, ये यूजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च टू मेक एप्रोप्रिएट कस्टडी एंड एक्सेस डिसीजंस। ये आर्टिकल 2005 में छपा था सर। आप देखिए कि जो आपका जिसके हम मुसाबकत हम अंग्रेज़ से करते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं अंग्रेज़, हर दूसरे मामले में हम यहूदी लॉबी का जिक्र करते हैं, वो 2005 में वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ पे आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च है उसे को रिलेट कर दिया था उन्होंने कस्टडी एंड एक्सेस के साथ। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि हमारी जो जजेस हैं या जुडिशरी है, फैमिली जुडिशरी से ABC का भी नहीं पता कि साइकोलॉजिकल फॉलोआउट्स क्या हैं कॉन्टैक्ट डिनाइल के, या एप्रोप्रिएट मेजर्स क्या लेने चाहिए, या पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम किस चिड़िया का नाम है, हमें नहीं पता। बहुत कम जजेस हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और उन्हें समझ में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्हाट पेरेंटल एलियनेशन वुड एक्चुअली, हाउ दैट पेरेंटल एलियनेशन विल एक्चुअली डैमेज द चाइल्ड। सिर्फ एक वो फिलॉसफी हमने डेवलप की हुई है, कोई माँ अपने बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती, कोई वो भाई ऐसी माएँ हैं अनफॉर्चुनेटली जो ना सिर्फ ज़्यादती करती हैं बल्कि छोड़ भी देती हैं, ऐसी भी माएँ हैं। तो सर इस आर्टिकल के मुताबिक तो मैं समझता हूँ सर कि उन्होंने होल्ड किया कि जी एक बच्चे को कम से कम 26 टचेस चाहिए एक दिन में टू एक्नॉलेज कि ये मेरा पेरेंट है, एंड एज मिनिमम द एज ऑफ 26 मंथ्स, 26 महीने के बच्चे को अगर आप 21 दफ़ा दिन में टच करेंगे तो उसे पता चलेगा ये मेरा पेरेंट है। एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, बॉन्ड जब तक बच्चे का नहीं बनेगा तो आप तो बच्चा ज़ाया कर लेंगे, और वो बच्चा इवेंचुअली जाके कल या तो क्रिमिनल साइड में चला जाएगा, या वो ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, या वो शिज़ोफ्रेनिक बन जाएगा। आप अपने हाथ से अपनी एक पूरी की पूरी नस्ल तबाह कर रहे हैं सर। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है मैं समझता हूँ सर कि वो आपकी वो एकेडमीज़ हैं जो पंजाब, जैसे हम जुडिशल एकेडमीज थ्रू आउट पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हैं, और 1974 से ये फंड्स भी आ रहे हैं और एक एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर के तहत इंस्टॉल की गई हैं। अब आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 41 जजेज़ हैं सर लाहौर में, और 88,000 केसेस फैमिली नौयत के हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ सर, आप PGA जैसे हमारे पंजाब में पंजाब जुडिशल एकेडमी है, इनसे पूछें कि कोई एक इन्होंने सब्जेक्ट डेवलप किया हो, कॉन्टैक्ट डिनाइल किस चिड़िया का नाम है, पेरेंटल एलियनेशन कहाँ से आती है, और जो बच्चे डैमेज हो जाते हैं, जो स्ट्रेनमेंट का शिकार हो जाते हैं, जो मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन ये कैसे 2 घंटे की मुलाकात में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अनलेस अनटिल ये एक्सेसिव यानी एक रीजनेबल स्केड्यूल एट होम को नहीं डेवलप करते। इनके पास सिलेबस ही नहीं है। इनसे आप पूछें तो सही कितनी ट्रेनिंग फैमिली जुरिसडिक्शन के ऊपर होती है। देखिए रिपीटेड जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की कि द फैमिली जुरिसडिक्शन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, इट्स अ स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन, इट्स नॉट सिमिलर टू क्रिमिनल जुरिसडिक्शन और द सिविल जुरिसडिक्शन और इवन द बैंकिंग जुरिसडिक्शन, इट्स अ लोकस पेरेंटल जुरिसडिक्शन, क्वासी पेरेंटल जुरिसडिक्शन आपने एक्सरसाइज करनी है। उनसे पूछें तो सही कि आपने क्या ट्रेनिंग दी है क्वासी पेरेंटल जुरिसडिक्शन के बारे में, बताया किसको है। यहाँ पे आप किसी कोर्ट में फैमिली में पेश होते हैं, शुरू यहाँ से करते हैं आपने तलाक क्यों दी थी,